खिसक जाओ यार। हाँ तुम दोनों, तुम एक काम करो, कल भी तुम्हारी आवाज आ रही, तुम वहां से उठ जाओ। तो अब ध्यान रहे, आवाज नहीं है, बस ध्यान रखना। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये लेंथ है 10 मीटर, ये 1.5 मीटर तक भरा हुआ है। अब इसको अगर हम एक्सीलेट करेंगे तो पानी टिल्ट होगा। हम चाहते हैं कि पानी बाहर ना निकले, तो पानी यहां मैक्सिमम 0.5 मीटर ऊपर जा सकता है, तो यहां भी 0.5 मीटर नीचे चला जाएगा। ये 10 है, तो ये डिस्टेंस 5। अगर मैं ये टेन थीटा लिखता हूं, तो टेन थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि होता है ए बाई जी। तो जी यहां से आ गया 1, जी नहीं ए यहां से आ गया 1। तो उस कंटेनर का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 1। ये पॉइंट समझ गए। अब 20 रफ्तार तुम्हें पकड़नी है, 20 रफ्तार पकड़नी है, एक्सीलरेशन 1 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी से 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सकता है। अभी बच्चों ये क्लियर है? कोई तकलीफ? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बच्चों देखोगे तो मैंने एक करेक्शन करवाया था, वो तुमने कर लिया होगा। अब इसमें अगर देखोगे, टेन थीटा ए बाई जी 3.27 9.81, चेक करोगे लगभग 1/3 आ जाए, लगभग 1/3 आ जाएगा। तो टेन थीटा तुम्हारे पास 1/3 आ गया। अब देखो, नॉर्मली ये सरफेस है, उसके बाद ऐसे टिल्ट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। ये डिस्टेंस है 1.5, ये h, ये थीटा। तो टेन थीटा बच्चों 1/3, h अपॉन 1.5, h आ गया 0.5। ये चीज क्लियर है? h तुम्हारे पास कितना आ गया? 0.5। तो पहले ये हाइट थी 1, ऊपर 0.5 बढ़ जाएगी तो 1.5, यहां 0.5 कम होके 0.5, तो एक साइड हाइट हो जाएगी 0.5, एक साइड हो जाएगी 1.5। बताओ अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? ये 5 मीटर कैसे आएगा ना? देखो, पूरा 10 है। अब ये है, सरफेस कभी भी इरेगुलर नहीं होती है, सरफेस एकदम फ्लैट होती है। तो सरफेस अगर ऐसे फ्लैट है, तो सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा सकते हो। जितना ये मिड पॉइंट के अबाउट, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 90, ये 90, ये एंगल, ये एंगल। अभी बच्चों ये क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हम क्लास में कर चुके हैं। मैंने एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो भी आया था, उसमें बस डेटा पुट करना। 17 भी बच्चों हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ आंसर बच्चों आगरा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। 19 बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है ना, बॉम्बे आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर तो खैर दे रखे होंगे ना पीछे। ठीक है, बट अगर किसी को डाउट हो तो पूछे। 20 का दिल्ली में बता देता हूं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक इधर आवाज बंद कर लें सब। मैं 20 डिस्कस कर रहा हूं, देखो ये अरेंजमेंट है बच्चों। ये वाला एरिया तुम्हारे पास A1 है, या ए जो भी हो, A2 है। ये वाला एरिया A1 है। तो बच्चों जो ये बाकी एरिया बच रहा है, वो कितना होगा? A2 माइनस या A1। ये क्लियर है? बच्चों वापस समझो, जैसे मान लो ये एरिया तुम्हारे पास A2, ये एरिया A2, यहाँ टॉप का एरिया A1। तो जो इतना एरिया बच रहा है, देखो ये A2, ये A1, तो जो ये बाकी एरिया बच रहा है वो कितना होगा? A2 माइनस A1। ये टू माइनस A1। ये क्लियर है? अब प्रेशर देखो,
ये हाइट h है, तो यहां 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 सब जगह प्रेशर होगा रो जी एच, एटमॉस्फेरिक निगलेक्ट करना। तो इसकी दीवारों पे ऐसे ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, प्रेशर रो जी एच इंटू एरिया। बोलो बच्चों, कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, ओके। तो बच्चों अब मुझे बताओ अप टू 20, इसमें कहीं कोई तकलीफ किसी को भी? चले आगे, ठीक है। अब डीसीटी 1, सॉरी 2, उसमें बच्चों पहले वाले में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंटिंग में लेके शायद आंसर आता है कि, हाँ चलो खैर कोई नहीं, वो चेक कर लेंगे अभी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्होंने दिया है तो वो काउंटिंग में लेना पड़ेगा, देख लेंगे। पहले फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट में डाउट बच्चों क्लियर है क्या डाउट? देखो क्वेश्चन देखें, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन केरोसिन, क्लियर है? तो हाइट देखोगे केरोसिन की 10 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो बच्चों ये सिचुएशन है। अच्छा फर्स्ट वाला सॉरी, ये तो सेकंड है, हाँ। चलो फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट वाले में बच्चों अगर 9.8 आंसर लोगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले में आप लिख लो निगलेक्ट एटीएम, बाकी मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट करके करो, ठीक है। हाँ अभी इसमें डाउट तो मैं वापस डिस्कस करूं, 9.8 अगर तुम लोगे तो तुम्हारा प्रॉपर आंसर मैच कर जाए। डाउट हो तो मैं बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं, अब उस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है बच्चों, ये तुम्हारी हाइट है 8, एंगल तुम्हें दिया है 37, तो ये 8 है, तो ये आएगा 6, ये कितना आएगा 6। अब ये हाइट तुम्हें दे रखी है 10, तो यहां अगर मैं प्रेशर लिखता हूं तो पी नॉट प्लस रो कैरोसिन जी हाइट, पी नॉट तुम्हें दे रखा है 10 की पावर 5, पी नॉट 10 की पावर 5। कैरोसिन की डेंसिटी, कैरोसिन की डेंसिटी बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें दे रखी है 0.8, तो 0.8 इंटू 10 की पावर 3, जी एक बार मैं 10 लेके चल रहा हूं और ये 10, तो 10 की पावर 5 ये, 10 की पावर 5 ये, तो फाइनली आ गया 1.8 10 की पावर 5। बच्चों बताओ प्रेशर में कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये? अब तुम्हें फोर्स निकालना, तो प्रेशर इंटू एरिया, रेडियस 6 है, रेडियस 6 है तो एरिया होगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर, बस ये फोर्स हो जाना चाहिए। अब इसमें कहीं तकलीफ लग रही हो तो पूछो। क्लियर है भैया? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें डाउट मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो बच्चों। बच्चों ये मान लो एक बर्तन है, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। बच्चों बताओ ये कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट या राइट? अगर किसी बर्तन में मैं ऐसे लिक्विड भर देता हूं और रख दिया तो लेफ्ट राइट कहाँ मूव करेगा? कहीं नहीं, वहीं रहेगा। क्लियर है? अब समझो, अगर ये लेफ्ट राइट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है पीछे, अगर ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस पे जो लेफ्ट में फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स राइट में लगना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है। अब वापस देखो, मान लो ये बर्तन हो, कहीं मूव तो करेगा नहीं, तो जो लेफ्ट में फोर्स वही राइट में फोर्स। ये बर्तन है, ये एंगल मान लो 30, ये एंगल मान लो 60, मूव तो करेगा नहीं, तो जो लेफ्ट में फोर्स होगा वही राइट में फोर्स। तो कंक्लूजन मेरा बच्चों ये है,
एंगल से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो दोनों साइड फोर्स बराबर ही होना चाहिए। वो अल्टीमेटली इस तरह से कंपोनेंट एडजस्ट होंगे कि फोर्स बराबर ही हो। तो लेफ्ट वाला फोर्स हमेशा राइट वाले फोर्स के बराबर होगा ही होगा। ये पॉइंट बच्चों समझ पाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो। इफ अल्फा इक्वल टू बीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ इंक्लाइंड फेसेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सही बात है। एंगल से मैं मतलब ही नहीं है, कोई सा भी एंगल हो, इवन कर्व सरफेस भी होगी तब भी होगा। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा तब भी होगा, एंगल से मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, if A is area of base of vessel, then force exerted by liquid on wall of vessel is greater than this। तो बच्चों ये wall of vessel बोला है, wall of vessel, ना कि base। बेस पे फोर्स अगर हम देखेंगे तो इतना ही होगा, बेस पे फोर्स इतना ही होगा। लेकिन बर्तन देखेंगे तो बेस पे फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो हो जाएगा रो जी एच पी नॉट प्लस इंटू एरिया। लेकिन वॉल्स पे अगर पूछूंगा, सब वॉल्स पे मिला के, तो ये फोर्स और आ जाएगा। तो वॉल्स पे अगर मैं फोर्स पूछता हूं तो वो फोर्स इससे ज्यादा होगा। ये पॉइंट बच्चों समझे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एज अबव द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो गलत हो जाएगा। तो आंसर बच्चों ए बी सी। अभी बच्चों मुझे बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हो। वॉल्स का मतलब ये नहीं कि ये, वॉल्स का मतलब ये सभी वॉल्स ही मानी जाती, बस ये कि ये बॉटम वाली वॉल्स है उससे। ठीक है, ओके बच्चों अभी ये क्लियर है। हाँ बोलो, सी वाला फिर बताओ। देखो, अगर वो हमसे केवल बेस पे फोर्स पूछता है या बेस वाली वॉल्स पे फोर्स पूछता है तो वो यही होगा। लेकिन इसमें इतना लिक्विड और है, उसको कौन बियर करेगा? ये साइड वाली वॉल्स। तो मान लो जैसे ये 60 किलो लिक्विड है, ये 10 किलो, ये 10 किलो, तो पूरे बर्तन का फोर्स अगर मैं देखूंगा तो ऊपर 80 होना चाहिए। 60 बेस से आएगा, बाकी यहां से आएगा। अभी समझ पाए? ठीक है। तो पूरे बर्तन का फोर्स या वॉल्स का फोर्स ज्यादा हो। ठीक, बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इसमें डाउट? ठीक है बच्चों देखो, याद करो एक टॉर्क वाला क्वेश्चन मैंने किया था, उसे याद करो। इस तरह से एक दीवार है, मान लो ऐसे विड्थ भी है, ये मान लो एल। तो वाई पे जाके डीवाई विड्थ का एलिमेंट लोगे, ठीक है? तो उसका अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो रो जी वाई इंटू डी वाई इंटू एल, ये फोर्स होगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क। इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से h, तो रो जी एल h³ by 3, इतना टॉर्क आया। बोलो बच्चों कहीं कोई तकलीफ? अब वापस देखो, हम चाहते हैं कि वो गेट ना खुले, तो जितना पानी का टॉर्क है उतना ही फोर्स का टॉर्क होना चाहिए। जितना पानी का टॉर्क है उतना ही फोर्स का टॉर्क होना चाहिए। तो उस फोर्स का टॉर्क अगर मैं लिखूंगा तो F, और डिस्टेंस इन्होंने नीचे से 1 बोली है, तो ऊपर से 4, पूरी ये हाइट है, ये 4 और 4 है, तो ऊपर से डिस्टेंस हो जाएगी 4 - 1। बाकी बच्चों डेटा पुट कर दो, क्या आ जाएगा? कनेक्ट कर पाए बच्चों? याद करो टॉर्क तक मैंने क्लास में निकलवा रखा है। ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होना चाहिए, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आंसर। आगे गुणा भाग कर पाओगे इधर? ठीक है, अब बच्चों वापस देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई तकलीफ? 6, इसमें कोई तकलीफ? 6 में डाउट है? देखो बहुत आसान सा है। फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम वीओ एंड डेंसिटी डीओ above the surface of liquid of density d। तो मैंने तुम्हें बताया है वी आई बाई वी ओ, वी आई बाई वी ओ, डी ओ बाई डी। बच्चों यही होता था ना, यही था ना?
ठीक है, ये क्लियर है। अब वापस देखो, मुझे बाहर के वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना, तो मैं दोनों तरफ वन ऐड कर रहा हूं। अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं तो चेक करना। बाहर का वॉल्यूम, ये तो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, और मुझे बाहर का चाहिए, तो मैं इससे पहले उल्टा कर देता हूं। एक काम करता हूं, देखो, अंदर का वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूं तो वी ओ डी ओ बाई डी, ये क्लियर है। अंदर का वॉल्यूम ये हो गया। अब मुझे बाहर का वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम घटा देता हूं, आसान से। बीओ मैंने कॉमन ले लिया, तो डी माइनस डी ओ बाई डी, डी माइनस डी ओ बाई डी, ये अंदर का वॉल्यूम आ गया। प्रॉपर लिखना चाहो तो वी ओ डी माइनस डी ओ बाई डी, ये बाहर का वॉल्यूम आ गया, आउटसाइड वॉल्यूम। फ्रैक्शन चाहिए तो वीओ से डिवाइड करो, तो डी माइनस डी ओ बाई डी, मतलब सी आंसर। बच्चों इसे कनेक्ट कर पाए अभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों एक ऐड कर लो, जो ऑब्जेक्ट है, कॉर्क जो है, उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ये ऐड कर लो बस। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन। बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 7th देखो बच्चों, इसमें शायद आंसर नहीं दिया है तुम्हें, है ना? दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, आंसर दे रखा है, ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो ये है कि आंसर क्या दिया है, चेन्नई। चलो खैर हम चेक करते हैं, देखो चलो खैर हम अपना आंसर निकाल रहे हैं, उसमें बस करेक्शन ये कर लो, जब भी ऐसे नीचे हैंग किया जाता है तो उस तरह के क्वेश्चंस में जनरली ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इधर देखें, यहां लगेगा mg, यहां लगेगा बॉयंसी फोर्स v, रो लिक्विड g, मास में लिखूंगा v, रो ऑब्जेक्ट g। अब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा, तो मैं बोलूंगा के एक्स प्लस बी रो ऑब्जेक्ट जी, बी रो लिक्विड जी। बोलो बच्चों कोई तकलीफ हो? अब ध्यान से देखो, के एक्स बी जी रो लिक्विड माइनस रो ऑब्जेक्ट, ये आ गया। यहां तक कोई तकलीफ? बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो उसमें मैं बता रहा हूं, उसमें नीचे रस्सी बंधी होगी, मैं पूछूंगा टेंशन बताओ, तो टेंशन क्या निकल आएगी, यही। कोई तकलीफ? अब इन्होंने इलोंगेशन पूछा है, तो इलोंगेशन में यहां के और नीचे आ जाए, ये इलोंगेशन हो गया। ठीक है, अब बच्चों बताओ इसको कहां एक्सीलरेट करवा रहे हैं? नीचे। तो नीचे एक्सीलरेट करवाओगे तो जी की जगह क्या लिखोगे? जी माइनस ए। जी की जगह क्या लिखोगे? वी के। अगर मान लो मैं नया वाला लिखता हूं, जी माइनस ए रो एल माइनस रो ऑब्जेक्ट, तो बच्चों बताओ पहले के कंपैरिजन में इलोंगेशन कम है या ज्यादा? कम है। अब मैच करो कौन सा होना चाहिए, बॉम्बे। अभी कनेक्ट कर पाए? तो बच्चों लेफ्ट वाले में अपनी अप्रोच क्या होती है, एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से सॉल्व कर लो, बाद में जी की जगह जी प्लस ए या जी माइनस ए कर दो। कहीं भी तकलीफ बच्चों इसमें अभी? चलिए क्लियर है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बच्चों डाउट किसी को भी? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बच्चों डाउट किसी को भी? ठीक है। 10th बच्चों इसमें डाउट? 9th वाला देख लेता हूँ, ए बॉडी फ्लोट, आंसर शायद पीछे दिया होगा, दिया है कि नहीं? तो बस वही आंसर होगा, डाउट हो तो मैं बता सकता हूँ। देखो द होल सिस्टम, देखो फ्री फॉल, तो मैंने बताया है बॉइंसी फोर्स होता है वी रो लिक्विड जी, लिफ्ट के केस में जी माइनस ए,
फ्री फॉल होगा तो G माइनस जी 0। ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें किसी को डाउट? बच्चों याद करो, कल जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो नीचे आ रहा है, जैसे ही लिक्विड में आएगा उस पर ऊपर एक्सीलरेशन लगेगा, और शायद से वही एक्सीलरेशन पूछा है, बाकी मैं रीड कर रहा हूँ। डेंसिटी रो, ड्रॉप्ड हाइट h, हाँ वही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा इधर उधर है। ठीक है बच्चों, इसमें 10 तक दिए थे और दिए थे, 10 तक ही थे ना? ठीक है, चलो बच्चों, अब जो डीपीपी 3 था उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों डीपीपी 3 में मेरे हिसाब से मैं 7 तक डिस्कस कर चुका हूं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, शायद से 15 तक मैंने दिए थे। 8th में आंसर बच्चों चेन्नई, 9th में आगरा, 10th में आगरा, 11th में आगरा, 12th में आगरा, 13 बॉम्बे, 14 आगरा, 15 बॉम्बे। ठीक है, तो बच्चों आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कोई तकलीफ किसी को? 9th में कोई तकलीफ? 10th किसी को भी डाउट हो पूछ लेना। उधर बच्चों 11th, इसमें कोई डाउट? 11th, 11th देखो, upthrust force act through the center of mass of displaced fluid in vertically upward direction, सही है। मैंने बताया था जो अपथ्रस्ट होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे लगता है, वो लिखवाया भी था, याद करो। ठीक है, ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स अपरेंट वेट डिक्रीज, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर, इधर तुम दोनों स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ, डिस्कशन बंद कर लो, ठीक है, वरना वहां से उठ के आप वापस आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कोई तकलीफ? बच्चों याद करो, मैंने बताया था फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स, वी आई बाई वी, रो ऑब्जेक्ट बाई रो लिक्विड। अब बताओ लिफ्ट वाली सिचुएशन होगी तो इसमें जी कहीं आ ही नहीं रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन वही रहेगा। मैंने ये भी बताया था अगर हम मून वगैरह पे ले जाएं तो भी वही रहेगा। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अगर वो आधा डूबा हुआ था तो एक्सीलेट करने पे भी आधा ही डूबेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बच्चों डाउट? 13 में किसी को भी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बच्चों डाउट किसी को भी? 15, इसमें बच्चों डाउट किसी को भी? ठीक है बच्चों, मुझे फिर बताओ अप टू 15, अप टू 15 किसी को भी डाउट हो आराम से पूछे। ठीक है, इसे पैक करें बच्चों। ठीक, अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसे देखो। बच्चों लास्ट टर्म पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है ना, इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक √2gh स्पीड निकाल के फिर काइनेमेटिक्स लगा के, एक एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम से। दोनों मेथड बच्चों क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे तुम देखो। बच्चों ये सिचुएशन है, मान लो कोई लिक्विड, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये रो1 लिक्विड, ये रो2 लिक्विड। ऊपर वाले लिक्विड में वॉल्यूम V1 है, नीचे वाले लिक्विड में V2 है। ऊपर वाले में V1, नीचे वाले में V2। अब बच्चों ये रेस्ट पे है तो तुम्हें रिलेशन निकालना है जिससे कि ये रेस्ट पे टिक पाए। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप अपने हिसाब से करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। ऊपर वाले लिक्विड में वॉल्यूम है V1, नीचे वाले लिक्विड में वॉल्यूम V2, रेस्ट पे है, तुम्हें रिलेशन निकालना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन डेंसिटीज। आंसर बच्चों बोलना नहीं है,
जब मैं पूछूं तब बताना। और जिसका हो जाए वो डीपीपी 3 में क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21 ट्राई करे, वो इसी पैटर्न का है। जिसका ये वाला हो जाए वो डीपीपी 3 में 19 एंड 20 ट्राई करे, इसी पैटर्न का है। जिसका बच्चों हो जाए डीपीपी 3 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें 19 एंड 21 ट्राई कर सकता है। बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। बच्चों आई थिंक कर लिया होगा। हैंड राइज करें जो भी आंसर देना चाहें। सही है बच्चों। देखो, इस ब्लॉक को अगर मैं देखता हूं, इस ब्लॉक को अगर मैं देखता हूं, तो इस पे mg लगेगा नीचे। अब ये दो लिक्विड में डूबा हुआ है, दोनों अपने अपने हिसाब से बॉयंसी लगाएंगे, तो ओवरऑल बॉयंसी ऊपर लगेगा। कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, अगर ये रेस्ट पे है तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा? नीचे वाले। तो पहले लिक्विड का बॉयंसी, दूसरे लिक्विड का बॉयंसी। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, पहले लिक्विड का बॉयंसी लिख रहा हूं, तो पहले लिक्विड में डूबा हुआ हिस्सा है V1, उसकी डेंसिटी ρ1 जी। ये पहले की बॉयंसी हो गई। दूसरे की बॉयंसी लिखूंगा तो V2 ρ2 जी। अब मास लिखूंगा तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जी। बच्चों जी कट गए, जी कट गए, बस आंसर। समझ गए बच्चों? अब इसी में कई बार क्या किया जाता है, वॉल्यूम की जगह हाइट दे दी जाती, H1 H2, H1 H2। तो उस केस में वॉल्यूम कैसे लिखोगे? H1 इंटू एरिया, H2 इंटू एरिया, H1 प्लस H2 इंटू एरिया। कर पाओगे बच्चों? अगर हाइट दी जाती तो H1 A1 पहला वॉल्यूम, H2 A2 दूसरा वॉल्यूम, इधर वाला वॉल्यूम H1 प्लस H2 इंटू एरिया। क्लियर है? ए कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से समझो। बच्चों मुझे बताओ, मैंने पहले लिक्विड की बॉयंसी कहां ली है? ऊपर। दूसरे की? अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, ऊपर वाला लिक्विड, ऊपर वाला लिक्विड ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो बच्चों सच्चाई ये, वो नीचे फोर्स लगाएगा। ऊपर वाला जो लिक्विड है, ऊपर वाला जो लिक्विड है, ब्लॉक इस तरह से है, इस साइड वाले फोर्स तो कैंसिल आउट, यहां फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया। तो जो ऊपर वाला लिक्विड है, बताओ ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? नीचे। और नीचे वाला लिक्विड किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपवर्ड। अब इन दोनों का जो ओवरऑल फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी से डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि ऊपर वाला लिक्विड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो टेक्निकली वो फोर्स नीचे लगा रहा है। हाँ, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये लगा सकते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन जब वो प्रॉपरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ ऊपर वाला लिक्विड कहाँ फोर्स लगा रहा है, तो वो नीचे फोर्स लगा रहा है, ना कि ऊपर। हाँ, बॉयंसी लिखने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए हम इस तरह की अप्रोच यूज कर लेते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा, वो समझ पाए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? ठीक है। अभी बच्चों में इसे हटा दूं।
अब इसमें 1921, तो एक बार बस 19 ट्राई कर लो, 21 एज अ होमवर्क रख लो। रो टू रो फॉर गिवन फिगर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बच्चों तुम्हें इस सॉलिड की डेंसिटी बतानी है। ऊपर वाले में बच्चों तुम्हें वो शायद प्रिंट, अच्छा ये L/4 है, इस साइड L/4 है, तो ऊपर वाले में हो जाएगा 3L/4। वो उतना सही से प्रिंट नहीं है, वो करेक्ट कर लेना। नीचे वाले लिक्विड में L/4 है, तो ऊपर वाले में 3L/4। बच्चों बताओ 19 में क्या आंसर आ रहा है? सही है। बच्चों सेम अप्रोच है, मैं वॉल्यूम लिखता हूं ऊपर वाले लिक्विड का, तो ऊपर वाले लिक्विड का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू एरिया, डेंसिटी ऊपर वाले की रो जी, नीचे वाले का वॉल्यूम लिख रहा हूं L/4 इंटू एरिया, उसकी डेंसिटी जी, और यहां का वॉल्यूम लिखूंगा L इंटू एरिया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जी। बच्चों L A G सब तरफ से कट जाएंगे, तो 3/4 रो, रो/4 किसके बराबर आ गया? रो ऑब्जेक्ट। फाइनल आंसर 5 रो/4। बताओ बच्चों कोई तकलीफ? अब 21 बस देख लो, उसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो आप एज ए होमवर्क रख लो, वो बिल्कुल वैसा ही है, कर पाओगे। इस तरह के पैटर्न में अभी कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? चलें आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूं। बोलो बच्चों कोई डाउट हो इसमें अभी? ठीक है बच्चों, इसे हटा रहा हूं। ठीक, अब इसे बच्चों ड्रॉ कर लो। ये क्यूब है, इस क्यूब की डेंसिटी है रो ओ, क्यूब है जिसकी डेंसिटी है रो ओ, लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, और वो इसमें ऐसे टंगा हुआ है, इसमें इस तरह से टंगा हुआ है। क्लियर है? अब साइड इसकी ए है, क्यूब की साइड ए, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ओ, इसकी डेंसिटी रो एल, इस तरह से टंगा हुआ है। बच्चों आपको दे रखा है कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो इतना एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन लिखवाता हूं। तो बच्चों जो अभी मैंने स्प्रिंग वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब मैंने कहा था कि भाई वैसा ही क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन अभी बताऊंगा, पहले ड्रॉ कर लो। बच्चों इतना ड्रॉ कर लिया? ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ कंटेनर इज एट। तो उस रस्सी में टेंशन बतानी है, कब बतानी है? जब कंटेनर रेस्ट पे हो और अपवर्ड मूव कर रहा हो ए एक्सीलरेशन से। दो अलग अलग केसेस में तुम्हें टेंशन लिखनी है। ठीक है, और दे रखा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। तो पहला केस कैसा है कि भाई बर्तन रुका हुआ है, तब तुम्हें टेंशन बतानी है। दूसरा केस क्या है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तब तुम्हें टेंशन बताना। ठीक है, आसान सा है बच्चों, करो एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूं। ओके बच्चों, आई थिंक कर लिया होगा, मैं चेक करा रहा हूं। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ए इसकी साइड है, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या हुआ? ए क्यूब। ठीक है भाई, एक बार मैं वी वॉल्यूम मान के चल रहा हूं, मुझे बताओ इसका एम जी कहां लगेगा? नीचे।
और इस पे बॉयंसी कहां लगेगा? ऊपर। अब टेंशन ऊपर, तो टेंशन प्लस बॉयंसी कितना हो जाएगा? mg। टेंशन इक्वल टू mg माइनस बॉयंसी। तो यहां से अगर मैं टेंशन लिखता हूं तो मास बच्चों हो गया v, रो ऑब्जेक्ट g, बॉयंसी v, रो लिक्विड g। तो टेंशन बच्चों मेरे पास आ गया vg, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। बताओ बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? तो जब रुका हुआ है तो कहानी ऐसी होगी। कोई तकलीफ? अब बच्चों बताओ, ऊपर एक्सीलरेटेड होगा तो सेकंड पार्ट का आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? जी प्लस से। मान लो मैं बोलता हूं कि नीचे ए एक्सीलेशन से जा रहा है तो जी माइनस से। कहीं कोई तकलीफ? तो मान लो अब मैं सेकंड पार्ट का आंसर लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट का, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा वी जी प्लस ए, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। अगर वॉल्यूम रखना चाहो तो ए क्यूब रख सकते। बोलो, इसमें कहीं कोई तकलीफ? अभी ये क्लियर है? ठीक है, बताओ बच्चों, कोई तकलीफ हो यहां तक? चले आगे बच्चों, इसे हटा दो। अब थर्ड इसमें लिखो, थर्ड बच्चों, थर्ड। फर्स्ट सेकंड में कहीं कोई तकलीफ? थर्ड, फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन इफ कंटेनर accelerating towards right, if container accelerating towards right with acceleration a, find tension if container accelerating towards right with acceleration a। तो बच्चों अब क्या हुआ? वो ऊपर नीचे एक्सीलरेट नहीं कर रहा, इस राइट साइड ए एक्सीलेशन से जा रहा है, राइट साइड ए एक्सीलेशन से जा रहा है। तब तुम्हें बताना है कि भाई टेंशन रस्सी में अब क्या हो। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सोच लो फिर मैं डिस्कस कर। ठीक है, उन दोनों में कोई दिक्कत हो तो पूछो, पिछले दोनों में कहीं भी कोई दिक्कत लग रहा हो। अब थर्ड पार्ट थोड़ा ठीक है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ फिर मैं डिस्कस करूं। ये पूरा कंटेनर मान लो इधर ए से जा रहा है, तब तुम्हें बताना है ए की जगह मान लो साइड ए दिए तो बी कर लो चाहो तो, या साइड बी कर लो, साइड को बी कर लो, इससे ए और ए में कंफ्यूजन नहीं होगा। साइड को बी कर दो। हाँ, जैसे क्यूब की साइड, हालांकि हम तो बी के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं पर स्टिल बी मान लो, क्योंकि एक्सेलरेशन को ए बोला है उस वजह से। बच्चों अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। हाँ, हैंड राइज करें जो कोई और आंसर देना चाहे। पता नहीं, चेक करते हैं, हो सकता है सही हो, पर चेक करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग देखो। ठीक है, देखो बच्चों ये सिचुएशन है, तो ध्यान से देखना बच्चों। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसे ध्यान से समझ। ठीक है, तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अभी अभी हमने सीखा कि भाई इस पे mg नीचे लगेगा, तो v रो ऑब्जेक्ट g,
ऊपर लगेगा बॉयंसी, बी रो लिक्विड, जी। बोलो इसमें कहीं कोई तकलीफ? बच्चों बताओ इसमें ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसी को इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ बी रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, जी। एक ही बात है। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? mg नीचे बॉयंसी ऊपर, तो मैंने बॉयंसी वाले को नीचे शिफ्ट करके ऐसे लिख दिया, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से समझना बच्चों, कंटेनर आगे की तरफ एक्सीलेट कर रहा, आगे की तरफ एक्सीलेट कर रहा, तो बच्चों बताओ लिक्विड की कहां जाने की टेंडेंसी होगी? पीछे। तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, आगे या पीछे? पीछे। अब देखो, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 वन इंटू एरिया फोर्स लगेगा, इस फोर्स पॉइंट पे P2 इंटू एरिया, क्योंकि पहले ऐसे में फोर्स नहीं था क्योंकि प्रेशर एक जैसा था। अब ऐसे में भी फोर्स आएगा P1 वन इंटू एरिया, P2 इंटू एरिया। कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब वापस समझो, ये इसमें लगेगा। अब मुझे बताओ प्रेशर कौन सा ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला? पीछे वाला प्रेशर ज्यादा है। पीछे वाला प्रेशर ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या है? P2 माइनस P1। बच्चों थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखना। P2 माइनस P1 इंटू एरिया। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स अपना P2 माइनस P1 इंटू एरिया इधर आ गया। अब ये इधर एक्सिलेटेड है, तो बताओ इस पे स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। तो स्यूडो फोर्स मैंने पीछे लगाया, कितना लगाया? मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास अगर मैं लिखूंगा तो वही वॉल्यूम, या चलो बाद में लिख दूंगा, पहले इतना समझे। mg नीचे बॉयंसी ऊपर, उन दोनों का नेट मैंने यहां लिख दी। प्रेशर डिफरेंस का फोर्स इस साइड क्योंकि वो वाला प्रेशर ज्यादा है, स्यूडो फोर्स इधर। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों याद करो, ये लेंथ p है, ये लेंथ p है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से जैसे रो जी एच, तो रो बी एल, रो ए एल, ये प्रेशर डिफरेंस होता था। तो इस प्रेशर डिफरेंस की जगह मैं लिख रहा हूं रो, एक्सेलरेशन ए, लेंथ की जगह बी, ये प्रेशर डिफरेंस हुआ। क्यूब है तो एरिया हो गया बी स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस की जगह रो ए एल, तो रो ए बी, एरिया बी स्क्वायर। अब स्यूडो फोर्स, मास, मास बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन। अब बच्चों इसमें देखना, ये लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी पी क्यूब ए रो ओ, पी क्यूब रो एल ए। इन दोनों फोर्स में बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है? पीछे वाला फोर्स ज्यादा है। पीछे वाला फोर्स ज्यादा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये डब्बा, इधर बी रो ऑब्जेक्ट, रो लिक्विड, जी। इधर बी क्यूब को मैंने वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम, एक्सिलरेशन रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। इतना कहानी समझ पाए? उन दोनों का नेट मैंने उस साइड लिख दी। तो बच्चों अब ये समझो, इस पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो जो ये कंटेनर है या जो ब्लॉक है वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। उस पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये टेंशन। तो टेंशन क्या होगी? इन दोनों की नेट के बराबर हो जाए, इन दोनों की नेट के बराबर। गायब हो गया। हाँ ये रहा, चलो ठीक है। सब वैसा ही है, कुछ गड़बड़ हो गया।
क्या हो गया अनडू वाला तो बंद ही हो गया, पूरा ही साफ हो गया। गायब कैसे हो गया अनडू? अनडू तो है ही नहीं, रीडू वो भी नहीं है। चलो खैर बच्चों कोई नहीं। हाँ किससे? इससे नहीं हो 17 ब्लैंक हो गया है। अच्छा अनडू करें इस पे। अच्छा ठीक है गुड। ओके चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों। हाँ देखते हैं, मेहनत बचा ली ठीक। हाँ अब इधर आ जाओ बच्चों, देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो टेंशन जो होगा वो इन दोनों का नेट होगा, इन दोनों का नेट। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट होता है दोनों का स्क्वायर अंडू। तो अब यहां अपनी टेंशन होगी, कई बार हमसे ये एंगल भी पूछ लेते हैं, तो ये एंगल अगर मैं लिखना चाहूं तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस देखोगे बी सब कट गए, वही ए बाई जी आ जाए। अब मान लो मैं टेंशन लिखना चाह रहा हूं, तो इसमें देखोगे तो रो ओ माइनस रो एल कॉमन आ गया, बी कॉमन आ जाएगा, और मेरे हिसाब से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहानी खत्म। ये तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। बच्चों एक बार कंप्लीट कर लो, मैं वापस पूरा बताता हूं, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मैं वापस पूरा बताता हूं, पहले एक बार इतना कर लो। तो बच्चों एक बार इतना कर लें, डिस्कशन नहीं करें इधर, मैं इसे फिर वापस बताता हूं और फिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी थोड़ा सा बताता हूं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, फिर थोड़ा सा बेटर वे में बताता हूं। बच्चों इतना नोट कर लिया, कर लो फटाफट। अब बच्चों जैसे देखो, आगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे वो मैं सिखा रहा हूं, वो थोड़ा आसान पड़ता है। तो अब इधर देखो, जरूरी नहीं कि तुमको क्यूब बना के देंगे, एक स्फेयर बना के दे दिया तो तुम्हें दिक्कत ज्यादा होगी। तो अब समझो, ये मान लो एक स्फेयर है, इसका वॉल्यूम v, बताओ बच्चों एम जी कहां लगेगा? नीचे, तो v रो ऑब्जेक्ट g, इसकी कहानी खत्म। बताओ बॉइंसी कहां लगेगा? ऊपर, b रो लिक्विड g, इसकी कहानी खत्म। बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? नीचे वाला, तो नेट कहां लोगे? नीचे, वी जी रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, कहानी खत्म। अब ये इधर एक्सिलेटेड है, तो बताओ स्यूडो फोर्स कहां लोगे? पीछे। स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलेशन, तो वी रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सिलेशन, मास इंटू एक्सिलेशन, ये स्यूडो फोर्स हो गया। इधर बच्चों अब बस एक चीज और ध्यान से समझो, एक चीज और ध्यान से समझो, देखो ग्रेविटी कहां होता है? नीचे। ग्रेविटी नीचे होता है, प्रेशर नीचे ज्यादा होता है, तो प्रेशर नीचे ज्यादा होने की वजह से एक बॉयंसी फोर्स ऊपर आ जाता है। बॉयंसी फोर्स कहां जाता है? ऊपर। और वो क्या होता है? वी रो लिक्विड जी, वी रो लिक्विड जी, ये पॉइंट दिमाग में। अब वापस समझो, अगर कंटेनर इधर एक्सीलेट कर रहा है तो बताओ प्रेशर कहां ज्यादा होगा? पीछे। पीछे प्रेशर ज्यादा होगा तो पीछे वाला फोर्स आगे फोर्स लगाएगा, तो प्रेशर की वजह से ओवरऑल फोर्स कहां आएगा?
प्रेशर की वजह से ओवरऑल फोर्स कहां आएगा, आगे। तो प्रेशर की वजह से एक ओवरऑल फोर्स आगे लगा दो, क्योंकि पीछे प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर की वजह से एक आगे फोर्स आ जाएगा, बॉयंसी जैसा ही फोर्स मान लो। तो इसको मैंने नाम दे दिया बॉयंसी जैसा फोर्स। तो ये बॉयंसी जैसा फोर्स क्या हो जाएगा, वही वी रो जी हम पढ़ते थे। तो अब हम इसे लिखेंगे वी रो लिक्विड और जी की जगह ए, बस इतना है। आप प्रेशर डिफरेंस से निकालोगे, वैल्यू यही निकल के आ रही है, देखो हमने P2 माइनस पी वन इंटू एरिया, ये हो गया वॉल्यूम रो लिक्विड ए। तो हमेशा P2 माइनस पी वन इंटू एरिया करोगे, उसमें टाइम बेस ज्यादा होगा। उसकी जगह ये मान लो कि एक प्रेशर डिफरेंस का फोर्स आगे लगेगा। जैसे हम बॉयंसी लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। बॉयंसी हम लिखते थे वी रो लिक्विड जी, तो यहां हम लिखेंगे वी रो लिक्विड और जी की जगह ए। जैसे मैंने बताया था रो जी एच रो ए एल, तो वी रो जी वी रो ए, बस वही चीज है। तो वी रो लिक्विड ए ये आ गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये ज्यादा है, तो इन दोनों का नेट मैंने यहां लिख दिया, वो ये रहा। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, ये वाला, तो वो मैंने नीचे लिख दिया। दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो टेंशन इन दोनों का स्क्वायर अंडर आंसर। तो आगे बच्चों आप इस तरह से सोच के जल्दी कर पाएंगे, उसको प्रेशर की जगह इस तरह से डायरेक्ट कर भी सकते हो। समझ पाए बच्चों, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, प्रेशर से सोचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अभी ये क्लियर है, चलें आगे बच्चों। ठीक है, इसे हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको समझो। बच्चों ये क्यूब है, वापस से क्यूब या स्फेयर हो, फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। तो क्यूब की जगह चलो बच्चों, अब इसको स्फेयर, चलो अब क्यूब बना दिया तो क्यूब सही। साइड की जगह वॉल्यूम वी मान लो, क्योंकि वी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम वी बोल दिया, क्योंकि आंसर वी के टर्म्स में ही दे दो, बड़ा सा बी क्यूब क्यों लिखो। अब जो मैंने अभी अप्रोच सिखाई उसको लगाना, लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम है, नीचे बांध रखा है। तो एक बार बच्चों ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता। क्यूब वॉल्यूम वी है, वॉल्यूम कितना है, वी। याद रहे, अब जैसे प्लास्टिक की बॉल मान लो, पानी के अंदर ले जाओगे ऊपर आ जाएगी, तो तुमने पानी के अंदर लेके नीचे किसी से बांध दिया तो अटकी रहेगी। अटकी रहेगी लेकिन टेंडेंसी ऊपर जाने की रहेगी, तो उस रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो उस तरह की सिचुएशन है, जैसा हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्प्रिंग वाला क्वेश्चन किया था। इतना ड्रॉ कर लिया, कर लो फटाफट। ठीक है, अब बच्चों इसमें भी वही कहानी है, लिख लो तुम। वॉल्यूम भी है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ कंटेनर इज एट पहला रेस्ट, दूसरा मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलेरेशन ए। और जिसके ये दोनों हो जाए तो तीसरा पार्ट वही है, राइट साइड ए से जा रहा हूं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट राइट साइड ए से जा रहा हूं। तो बच्चों अब हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे जैसे पहले किया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड तो काफी आसान है, थर्ड पार्ट में ही थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन मैंने सिखा रखा है तो अब उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है, तो और दिमाग लगाओ। ठीक, फर्स्ट सेकंड बहुत आसान है, फर्स्ट करो, फिर बाद में जी इफेक्टिव लिख दो, वो तो वैसे ही हो जाएगा।
तो बच्चों जैसे फर्स्ट सेकंड अगर मैं डिस्कस करूं तो उसे देखें, इसका mg लगेगा नीचे और mg होगा v, रो ऑब्जेक्ट g। इस पे बॉयंसी लगेगा ऊपर जो कि होगा v, रो लिक्विड g। अब बच्चों इन दोनों फोर्सेस में कौन सा ज्यादा है? बॉयंसी, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो रस्सी खिंच जाएगी, तो टेंशन नीचे। तो बच्चों अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, v रो लिक्विड g माइनस v रो ऑब्जेक्ट g। तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगी vg, रो लिक्विड माइनस रो ऑब्जेक्ट। जबकि पहले था रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, क्योंकि उस केस में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा थी। अब ये क्लियर है? अब बच्चों बताओ, ऊपर एक्सीलेट करेगा तो आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? जी प्लस ए। ऊपर एक्सीलेट कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ेगा, तो जी प्लस ए, जी प्लस ए रो एल माइनस रो ऑब्जेक्ट। बच्चों बताओ, इन दो में कहीं कोई दिक्कत? इन दो में कहीं कोई दिक्कत? फर्स्ट सेकंड पार्ट में कहीं कोई तकलीफ बच्चों? ठीक है। अब थर्ड पार्ट बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, उस पर आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट बच्चों लिख लेना, लैंग्वेज वही है तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं। तुम पिछले वाले से कॉपी करके लिख लेना। फाइंड टेंशन इफ कंटेनर एक्सीलेटिंग टुवर्ड राइट विथ एक्सीलरेशन ए। तो थर्ड पार्ट की पूरी लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन जैसी है। ठीक है। अब बच्चों इसमें कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, आंसर बिल्कुल पिछले फॉर्मेट जैसा ही आएगा, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसे समझो। ठीक है ना? आंसर आ जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से समझना। देखो तरीका मैं फास्ट वाला ही कर रहा हूं। इधर बी रो ऑब्जेक्ट जी, वही एम जी। इधर बी रो लिक्विड जी, वही चीज है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक्सीलेट कर रहा है तो बच्चों स्यूडो फोर्स कहां लोगे? पीछे। तो स्यूडो फोर्स पीछे लोगे एफ पी, पी मतलब स्यूडो फोर्स। मास, मास बच्चों वी, रो ऑब्जेक्ट जी। ठीक है, बोलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने वही पुरानी कहानी है। अब बच्चों बताओ, आगे एक्सीलेट कर रहा है तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा? पीछे। तो पीछे प्रेशर ज्यादा, इधर कम, तो ये फोर्स ज्यादा ये कम, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स कहां आएगा? आगे। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आएगा आगे। कितना आएगा? मैंने बताया बॉयंसी की तरह से लिख लो, बी रो लिक्विड जी की जगह ए। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहां तक कोई तकलीफ बच्चों? क्लियर है भैया? अब बिल्कुल वैसी ही कहानी है, तो अब देखते चलना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताऊंगा, देखना। आंसर वगैरह सब सही है आपका, बट समझना। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा है? येलो वाले में, राइट वाला। तो इधर फोर्स आएगा बी, अच्छा इधर ए होगा, ये मैंने गलत लिखा है, ए। ठीक है, बी ए। चेक करते रहना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं। रो एल माइनस रो। अब बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? ऊपर वाला। कितना होगा? वी जी। देखते रहना अगर कहीं मिस्टेक दिखे, रो एल माइनस रो। अब एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो बच्चों रस्सी ऐसे टिल्ट होगी, जैसे पिछले केस में रस्सी उधर टिल्ट हुई थी, इस केस में वो उधर टिल्ट नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट। इस केस में वो आगे की तरफ टिल्ट होगी। ये बस चीज मुझे बतानी थी। जैसे पिछले केस में उसने इधर एक्सीलेट किया तो रस्सी यूं टिल्ट हुई थी, जबकि इस केस में रस्सी ऐसे है। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि इधर एक्सीलेट कर रहा है, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, यूं टिल्ट हो जाएगी, गलत है। इसमें वो इस साइड टिल्ट नहीं होगी, इसमें वो इस साइड टिल्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात समझे? क्योंकि स्यूडो फोर्स से ज्यादा प्रेशर डिफरेंस का फोर्स आ गया, उस वजह से कई बच्चे सोचेंगे यही कि भाई स्यूडो फोर्स इधर है तो इधर टिल्ट होनी चाहिए, लेकिन स्यूडो फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रेशर डिफरेंस का है, तो स्यूडो फोर्स उधर टिल्ट कराना चाहता है, प्रेशर वाला इधर, तो ओवरऑल वो इस साइड टिल्ट होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां रस्सी ऐसे टिल्ट होगी। मान लो अगर रस्सी का एंगल पूछा जाए,
तो दिस बाई दिस वही ए बाई जी आ जाए। अगर एंगल पूछा जाए तो परपेंडिकुलर बाई बेस वही ए बाई जी। और टेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो आंसर पिछले वाला ही आ जाएगा, वी डेंसिटी का डिफरेंस और वही जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस फर्क इतना है, पिछले केस में रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड था क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा थी। इस केस में रो लिक्विड माइनस रो ऑब्जेक्ट। बाकी कहानी वैसी है। अभी बच्चों इसे कनेक्ट कर पाए तो चाहो तो प्रेशर से कर सकते हो बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी ऐसे कर। और अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही पूछा जाता है। देखना, एक बॉल को ऐसे टांग दिया, प्लास्टिक की बॉल, तुमसे बोला इधर कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है, बताओ बॉल कहां जाएगी। अधिकतर बच्चे ये सोचेंगे पीछे जाएगी, जबकि करेक्ट आंसर क्या है, आगे जाएगी। समझ पाए बच्चों? अधिकतर यही सोचेंगे कि भाई इधर एक्सीलरेट कर रहा है बॉल पीछे जाएगी, जबकि सच्चाई क्या है, बॉल इस तरफ जाएगी। अब ये क्लियर है? बोलो अगर डाउट हो। देखो मैं बता तो रहा हूं, हम ये सोचते हैं कि स्यूडो फोर्स की वजह से बॉल पीछे जाएगी, स्यूडो फोर्स पीछे लेके जाएगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस का फोर्स लगेगा वी, रो लिक्विड ए, इसका लगेगा वी, रो ऑब्जेक्ट ए। वी दोनों तरफ सेम है, ए दोनों तरफ सेम है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस का फोर्स ज्यादा है। प्रेशर डिफरेंस का फोर्स ज्यादा है तो वो आगे ले जाएगा, स्यूडो फोर्स पीछे ले जाएगा, लेकिन ज्यादा फोर्स ये है तो वो आगे जाएगी। जबकि पिछले केस में क्या था, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी तो स्यूडो फोर्स ज्यादा हो गया था तो वो इस तरफ जा रहा था। समझ पाए बच्चों? अभी ये कहीं कोई तकलीफ इसमें? ये वाला कंसेप्ट समझ गए ना? चले आगे, अब हम हटा दूं बच्चों? ठीक है बच्चों, मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक। अब इसे बच्चों देखो, ये एक आइस का मान लो कोई आइस का कोई मान लो क्यूब, मान लो क्यूब नहीं, जो भी ये शेप है आइस का कुछ भी मान लो, ठीक है बच्चों, आइस है कुल मिला के, ठीक है। आइस का वॉल्यूम है 10 लीटर, आइस का वॉल्यूम 10 लीटर, आइस की डेंसिटी 0.9 kg पर लीटर, ठीक है। ये वाटर है। अब फर्स्ट पार्ट बच्चों पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द वाटर। तो वाटर लेवल से जो अंदर आइस का वॉल्यूम होगा वो तुम्हें बताना है। बहुत सिंपल सा है, एक बार लिख लो। क्वेश्चन किसी और पर्पज से दिया है बट एक बार लिखो। आंसर तो बहुत सिंपल सा है बट एक बार करो, ठीक है। बच्चों ड्रॉ कर लिया? अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा? 9 लीटर, ठीक है बच्चों। मैंने तुम्हें बता रखा है पी आई बाई वी, रो ऑब्जेक्ट बाई रो लिक्विड, तो इनसाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.9, वाटर की डेंसिटी 1, तो यहां से अंदर का वॉल्यूम आ गया 9 लीटर। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ? ये पार्ट बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ आइस का वॉल्यूम कितना है? बोलो बच्चों, आइस का वॉल्यूम 10 लीटर, उसकी डेंसिटी 0.9 kg पर लीटर, तो मुझे बताओ मास ऑफ आइस कितना हुआ? बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर है ना? अब मुझे बताओ मास ऑफ आइस कितना हुआ? 9 kg। मान लो तुमने पूरी आइस पिघला दी, पूरी आइस पिघला दी, ठीक है। तो बच्चों वापस आओ, 10 लीटर आइस है, उसका मास कितना हुआ? 9 किलो।
9 किलो आइस पिघलाओगे तो कितना पानी मिलेगा वजन में? वजन में कितना पानी मिलेगा? 9 किलो। 9 किलो आइस पिघलाओगे कितना पानी मिलेगा? 9 किलो। पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1 kg पर लीटर। वाटर की डेंसिटी होती है, वैसे मैंने पहले ही बता रखा है, ये होती है। तो बच्चों अब मुझे बताओ, पूरा आइस पिघला दो तो 9 किलो पानी मिला, उस 9 किलो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 9 किलो पानी का वॉल्यूम 9 लीटर। 9 किलो पानी का वॉल्यूम 9 लीटर। तुम 10 लीटर आइस लेके आए, उसको पिघला दिया तो 9 किलो पानी मिला। उस 9 किलो पानी का वॉल्यूम कितना हुआ? 9 लीटर। ये चीज क्लियर है? अब इसमें सेकंड पार्ट लिख लो। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट बच्चों लिखो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाटर लेवल? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाटर लेवल इफ आइस मेल्ट कंप्लीटली? आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाटर लेवल इफ आइस मेल्ट कंप्लीटली? तो आइस पूरी तरह से पिघल जाए, पानी बन जाए, तो वाटर लेवल बढ़ेगा कम होगा? वही रहेगा। जब मैं पूछूं तब बताना, अभी दिमाग लगाओ। बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें, हैंड राइज करके आंसर दें। क्यों नहीं होगा? सही है आपका, पर थोड़ा बताओ। ठीक है, सही है। और कोई जो बताना चाहे? बच्चों देखो, मुझे बताओ, ये पूरा 10 लीटर है, इसमें से ये हिस्सा कितना हुआ? 9 लीटर, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा अंदर 9 लीटर होगा। और ऊपर वाला हिस्सा कितना हुआ? 1 लीटर। अब मान लो मैंने कोई ऐसी टेक्निक की कि यहाँ कुछ पॉलिथीन चिपका दी है, मान लो जस्ट समझाने के लिए, यहाँ कोई ऐसे पॉलिथीन में बंद करके आइस को रखा है, और हार्ड पॉलिथीन है कि भाई पानी इधर नहीं आ पा रहा। जस्ट एक समझाने के लिए मान लो मैंने कुछ ऐसा बैरियर लगा दिया है कि मान लो भले ही आइस पिघल रही है पर इधर का पानी इसमें नहीं आ पा रहा, तो नीचे वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, उसका वॉल्यूम कितना है? 9 लीटर। अब ऊपर तुम्हारे पास 10 लीटर आइस है, 10 लीटर आइस पूरी पिघल गई, 10 लीटर आइस पूरी पिघल गई, तो पानी कितना बना? 9 किलो। 9 किलो पानी का वॉल्यूम 9 लीटर। और यहां जो तुम्हारे पास पॉलिथिन है उसका वॉल्यूम 9 लीटर। तो जो नीचे वाला हिस्सा है, 9 लीटर जो तुम्हें पानी मिलने वाला है, वो इसी हिस्से में कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ बचेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? जो भी आइस तुम्हारी पिघलेगी, नीचे 9 लीटर जो तुम्हारे पास गैप है, उसी में पूरी भर जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ बचेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचेगा, तो ये लेवल कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। समझ पाए? भले ही तुम्हारे पास 10 लीटर आइस है, लेकिन वो पिघल के 9 लीटर पानी बन रहा है, और यहां तुम्हारे पास 9 लीटर का स्पेस है, तो जो 9 लीटर पानी है वो इस स्पेस में भर जाएगा, इस स्पेस में भर जाएगा, तो पानी कुछ बचेगा ही नहीं। या एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं, ऐसे समझो। बच्चों तुमने क्या किया, एक डब्बे में लेके, मासलेस डब्बा लिया, उसमें रख के आइस रख दी, यहां तक तो पानी है। ये तुम्हारे पास मान लो मासलेस डब्बा है, इसका ये वॉल्यूम है 9 लीटर, ये वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है? अब समझो, 10 लीटर आइस हो गई, पिघल के 9 लीटर पानी बनेगा, तो वो यहां तक भर जाएगा। अगर 9 की जगह 9.5 लीटर बनता, 9.5 लीटर, तो 0.5 लीटर एक्स्ट्रा होता, वो यहां से फैल के इसमें आता तो लेवल बढ़ता। 10 का मान लो 10 लीटर बनता, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा इधर उधर फैल जाता, तो लेवल बढ़ाता। लेकिन 10 का 9 लीटर पानी बन रहा है, और नीचे अपने पास 9 लीटर स्पेस अवेलेबल है, तो वो उसी में भर जाएगा, उसी में भर जाएगा, तो कुल मिला के लेवल बदलने वाला नहीं है। अब बच्चों मेरे क्वेश्चन का फिर आंसर दो। बच्चों इधर आ जाओ। मान लो 10 लीटर आइस की जगह 100 लीटर आइस होती, तो बताओ नीचे कितने लीटर होती?
नीचे कितने लीटर होती? 10 लीटर की जगह मान लो 90 लीटर आइस मेरे पास होती, तो पानी के अंदर उसमें से कितना वॉल्यूम होता? 100 लीटर है तो वही 90 लीटर। कितना नीचे होता? 90 लीटर। अब वो पूरी तरह से पिघल जाए, बताओ लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? उतना ही रहेगा। मान लो 10 लीटर की जगह 1 लीटर हो और फिर पिघल जाए, तो लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, आइस जब भी मेल्ट होगी, तैरते हुए पानी में जब भी आइस मेल्ट होगी, तो लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो बच्चों, लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? अब मान लो ये पूरी आइस मेल्ट नहीं होती, 10 लीटर है, 10 में से मान लो 5 लीटर ही मेल्ट हुई, या मैं ये मान लेता हूं 10 लीटर की जगह 5-5 लीटर के दो ब्लॉक्स, एक 5 लीटर मान लो पिघल गया, ये नहीं पिघला, तो कोई फर्क पड़ेगा? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है, आइस अगर इस तरह से मेल्ट हो रही है तो वाटर लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहला पार्ट बच्चों मैंने डिस्कस कर दिया। सेकंड पार्ट में आंसर लिख लो, लेवल रिमेन्स अनचेंज। लेवल रिमेन्स अनचेंज, वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। अब बच्चों इसे ड्रॉ कर लें। जैसे ये लिक्विड, इस पे क्या किया बच्चों, जैसे ये मान लो ये कोई सिलेंडर मान लो, ऑब्जेक्ट सिलेंडर या क्यूबॉइड कुछ भी मान सकते हो, फर्क नहीं, क्यूबॉइड मान लो, सॉरी क्यूबॉइड मान लो, ये कोई क्यूबॉइड है ये वाला, इसकी डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट। अब मान लो एक लकड़ी का क्यूबॉइड तुमने ऐसे रख दिया तो वो ऊपर तैरेगा, उसके ऊपर मान लो तुमने कोई सिक्का रख दिया, तो ये मान लो कोई मास रख दिया है मेटल का, वो इसके ऊपर रख दिया। अभी वाटर लेवल या लिक्विड लेवल है एच, अभी लिक्विड लेवल एच, जो ये क्यूबॉइड है वो एक्स डूबा हुआ है। इसी का टॉप व्यू मैंने इधर ड्रॉ किया, तो जो बर्तन है, बर्तन, जो बर्तन है, बर्तन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है, जो बर्तन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है, जो ये ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है। समझ गए बच्चों? जो बर्तन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, बर्तन का, बर्तन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है, और जो क्यूबॉइड जैसा मैंने रखा है, रो ऑब्जेक्ट जिसे मैंने लिखा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल है। अभी ये सारा सब रेस्ट पे है, वाटर लेवल तुम्हारा एच है, और जो ये डूबा हुआ है, जो क्यूबॉइड है वो डूबा हुआ है, वो एक्स डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है? एक्स। क्लियर है? ठीक है, इतना ड्रॉ कर लो बच्चों, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा। ओके बच्चों, ड्रॉ कर लिया इतना? कर लो फटाफट। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, तो वही आ गया क्वेश्चन, आ गया। चलो कोई नहीं, इतना नोट कर लिया। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे मान लो ये एक लकड़ी का क्यूबॉइड है, उसके ऊपर कोई सिक्का रखा है और ये ऐसे तैर रहा है। मान लो तुमने सिक्का उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो ये क्यूबॉइड है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? क्यूबॉइड कहाँ जाएगा? ऊपर।
कोई तकलीफ? ठीक है। अब मान लो क्यूबॉइड ऊपर चला गया, तो जो ये एक्स है, एक्स वो कम होगा या बढ़ेगा? सिक्का क्या होगा, मतलब जो एक्स है वो क्या होगा, कम होगा। कोई तकलीफ? अब एक्स अगर कम होगा तो बताओ एच का क्या होगा? जो ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल, तो बच्चों समझो ये ऊपर जाएगा तो नीचे कुछ हिस्सा खाली होगा, उसमें पानी आके भर जाएगा, तो पानी का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन वापस समझो, ऊपर ये कॉइन या कोई ब्लॉक रखा है, उसको उठा के तुमने अलग रख दिया, तो ये ऊपर जाएगा, वाटर लेवल कम होगा। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एक्स और एच पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्स और एच पे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों कम होंगे। कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, इसमें बच्चों तुम लिख लो, व्हाट विल बी चेंज इन एक्स, व्हाट विल बी चेंज इन एक्स एंड एच, एंड एच if we drop, if we drop block, if we drop block, ये मेटल का ब्लॉक है, ठीक है ना? if we drop block in liquid, तो मान लो बच्चों सिक्का उठाते समय वो पानी में ही गिर गया, तब तुम्हें बताना है कि भाई x में क्या चेंज आएगा और h में क्या चेंज आएगा। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग बस ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों? अब समझो, इधर आ जाओ बच्चों, ठीक है बच्चों? समझाने के लिए एक बार मैं इसे पानी मान के चल रहा हूं, लिक्विड कौन सा है, पानी, बस समझाने के लिए, बाकी फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? मान लो बच्चों इसका मास है 15 किलो और इसका मास है सपोज 3 किलो, तो बच्चों बताओ टोटल मास कितना हुआ? 18 किलो। तो नीचे mg कितना लगेगा? नीचे mg लगेगा 180। अब अगर ये रेस्ट पे है तो बॉयंसी कितना होना चाहिए? देखो टोटल मास 18 किलो, नीचे 180 लगेगा, अगर ये रेस्ट पे है तो बॉयंसी कितना लगना चाहिए? 180। कोई तकलीफ? 180 बॉयंसी लगेगा। अगर मैं पानी मान के चल रहा हूं तो 180 बॉयंसी के लिए कितना पानी नीचे से डिस्प्लेस होना चाहिए? अगर मैं पानी मान के चल रहा हूं तो नीचे से कितना पानी डिस्प्लेस होना चाहिए कि भाई 180 बॉयंसी लगे? 18 लीटर। 18 लीटर का वजन 18 किलो, तो बॉयंसी 180। अब वापस दो, मान लो ये 18 किलो है, ये मान लो 13 किलो है, बताओ टोटल वजन, टोटल वजन 31 kg, नीचे क्या लगेगा? 31 g। बैलेंस करने के लिए नीचे से कितना पानी हटना चाहिए? 31 लीटर। ठीक है, मान लो ये, चलो ठीक है, ठीक है, ये 3 किलो, ये 18 किलो। अब मुझे बताओ टोटल वजन कितना पानी हटना चाहिए? कोई दिक्कत? 21 लीटर। अब मान लो ये 3 किलो मैंने हटा लिया, 3 किलो हटा लिया, अब कितना वजन बचा? तो अब ध्यान से समझो, पहले अगर मैं लिखता तो टोटल वजन कितना था? 18 + 3, वो होना चाहिए था पानी के मास के बराबर। तो 18 + 3 इंटू जी, एरिया इंटू एक्स, रो लिक्विड जी। क्लियर है? पहले ऐसा होना चाहिए था। मान लो मैंने इसे हटा दिया, तो अब बताओ नया कितना वजन बचा? 18 किलो। तो अब कितना होना चाहिए? 18 g होना चाहिए, ए एक्स टेस रो लिक्विड जी, उतने के बराबर होना चाहिए। बस दोनों को सेपरेट कर दो तो अपने पास चेंज इन एक्स आ जाएगा। समझ पाए? तो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो बच्चों देखना, देखो लेट से इसका मास है कैपिटल एम, तो पहले केस में m + m g किससे बैलेंस होगा? बॉयंसी से। और बॉयंसी मेरे पास क्या होगा? स्मॉल एरिया, इसका एरिया स्मॉल ए है,
इंटू एक्स इंटू रो लिक्विड जी। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? अब इसको हटाने के बाद बच्चों बताओ मास कितना बचेगा? हटाने के बाद मास कितना बचेगा? m। तो mg को अब कौन बैलेंस करेगा? नया बॉयंसी। तो a एक्स डैश रो लिक्विड g सेकेंड। अब फर्स्ट माइनस टू कर रहा हूं, तो बच्चों mg कट गए, उस साइड बचा स्मॉल mg, इस साइड देखोगे a रो लिक्विड g x माइनस एक्स डैश यहां भेज दो। तो एम जी अपॉन ए रो लिक्विड जी एक्स माइनस एक्स डैश, ये आंसर हो। बोलो बच्चों, कहीं कोई तकलीफ लग रही हो? ठीक है ना, जी भी कट जाएगा है ना, हाँ जी कट जाएगा ये। तो x कम हो जाएगा, और कितने से कम होगा? इससे, x माइनस एक्स डैश, पुराना x ज्यादा होगा, नया x डैश कम होगा। तो कितना x में चेंज आएगा वो हम इससे निकाल सकते। अभी बच्चों इसमें कोई भी डाउट? इसका रिवर्स क्वेश्चन भी रहता है, तो मैं बोल देंगे ये इतने से चेंज हुआ, मास बताओ, तो वो हम सॉल्व कर सकते। अभी बच्चों ये क्लियर है? चलें आगे। अब इसमें जो मैंने सेकंड पार्ट पूछा है उस पर आप दिमाग लगाओ। बच्चों मान लो उसको मैंने उसी के अंदर पटक दिया, उसी के अंदर पटक दिया, तो तुम्हें बताना है कि हाइट में क्या चेंज आएगा, जो वाटर लेवल है उसकी हाइट में क्या चेंज आएगा। फर्स्ट पार्ट में बच्चों कहीं कोई तकलीफ? अब सेकंड पार्ट पे दिमाग लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना? ठीक है, तो बच्चों अब सेकंड पार्ट पे हम दिमाग लगा रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो बच्चों अब समझना, इधर देखो बच्चों, पहले मान लो पूरे बर्तन में 50 लीटर पानी था, उस ब्लॉक को गिराने से पानी का अमाउंट 51 होगा, 52 होगा, या वही रहेगा, केवल पानी पानी का। जैसे पूरे बर्तन में मान लो 50 लीटर लिक्विड है, उसको मैंने उसी में गिरा दिया। अब मुझे बताओ पानी के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? पानी का अमाउंट वही रहेगा। तो मैं पानी के अमाउंट को कंजर्व कर रहा हूं, पानी या लिक्विड के वॉल्यूम को कंजर्व कर रहा हूं। तो पहले अगर मैं लिक्विड का वॉल्यूम लिखूंगा पहले, तो बच्चों अब ध्यान से देखना, H इंटू कैपिटल एरिया, ये वॉल्यूम। लेकिन कुछ उसमें वो ब्लॉक है क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, तो उसका वॉल्यूम है x इंटू एरिया। ये पहले पानी का वॉल्यूम था, ये चीज क्लियर है? अब बाद में मान लो ये हो गया एच डैश, एच डैश, ये हो गया एक्स डैश। तो अब मैं नया वॉल्यूम लिख रहा हूं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, एच डैश इंटू एरिया माइनस एक्स डैश इंटू एरिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? लेकिन वो जो ब्लॉक है वो भी अंदर पड़ा हुआ है, वो भी अंदर पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? वो भी अब अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उतना वॉल्यूम और हटाना पड़ेगा। ये तो है ही, वो ब्लॉक भी तो अंदर पड़ा हुआ है, तो वो भी हमें पानी के वॉल्यूम से हटाना पड़ेगा। तो ब्लॉक का वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगा तो मास बाय ब्लॉक की डेंसिटी रो एम, ये फाइनल वॉल्यूम हुआ। ये चीज समझे बच्चों? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब मुझे चेंज इन लिक्विड लेवल निकालना है, चेंज इन लिक्विड लेवल निकालना है, तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। मान लो ये थर्ड, ये फोर्थ, तो मुझे पता है कि पानी का अमाउंट तो वही है, तो इन दोनों को सेपरेट करूंगा, क्या मिलेगा? जीरो। इधर ए एच माइनस एच डैश। बच्चों चेक करना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, माइनस ए मैंने कॉमन लिया, एक्स माइनस एक्स डैश, और ये एम बाई रो एम प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब ये वाली चीज मुझे पता है, ये वाली चीज बच्चों ये रही,
ये वाली चीज अभी अभी लिखी है, ये है। तो 0 ए एच माइनस एच डैश माइनस ए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एम जी, जी तो हटा ही दो, ए रो लिक्विड, ठीक है, प्लस एम बाई रो एम। अब ए कट गया, ए कट गया, क्या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? अच्छा हाँ, लिक्विड और मटेरियल फर्क है, हाँ। अब मान लो मैं उस साइड भेज रहा हूं, तो अब देखना एम बाई रो एम, एम बाई रो लिक्विड, एम बाई रो मटेरियल डिवाइडेड बाई एरिया, ये हो गया एच माइनस एच लेस। तो हाइट में चेंज ये आएगा बच्चों, मैन यहां तक समझ, बाकी तो अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग से देखो, पहले टोटल मास था m प्लस एम इंटू जी, उसको बैलेंस करेगा बॉयंसी। बॉयंसी कैसे लिखोगे? एरिया इंटू एक्स इंटू रो लिक्विड जी। बाद में मास रह गया केवल कैपिटल एम जी, एक्स हो गया एक्स टेस, तो ए एक्स टेस रो लिक्विड जी, सपरेट किया, आंसर आ गया। पहले पार्ट का आंसर आ गया, बताओ पहले में कोई दिक्कत? अब दूसरे में मैं लिक्विड का वॉल्यूम कंजर्व कर रहा हूं, तो पहले वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ए है, हाइट एच है, तो एरिया इंटू एच, लेकिन उसमें इतना लिक्विड नहीं है, तो ये लिक्विड हटाऊंगा तो एक्स इंटू ए। तो पहले वॉल्यूम ये था, बाद में हाइट हो गई एच डैश, तो वॉल्यूम होना चाहिए ए इंटू एच डैश, लेकिन स्मॉल ए इंटू एक्स डैश लिक्विड नहीं है, वो हटाना पड़ेगा, तो वो मैंने हटाया। साथ ही साथ वो ब्लॉक भी अंदर पड़ा हुआ है, वो लिक्विड थोड़ी ही है, उसका वॉल्यूम भी हटाना पड़ेगा। तो उस ब्लॉक का वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब दोनों को सेपरेट किया, ये कट के जीरो हो गया, ये इतना आया, इसकी जगह बस वो रख दिया, बाकी तुम इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। केवल 4 इक्वेशन काम की हैं बच्चों, इस रिजल्ट को हम आगे यूज करते हैं, उस वजह से मैंने डिस्कस किया है। तो इसके थ्रू भी हम कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो खैर ठीक है। एक बार बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई तकलीफ। अब बच्चों तुम्हें करना क्या है, जो DPP3 है बच्चों, अगर देखोगे तो DPP3 में अप टू 22, अप टू 22, 23 भी बच्चों करना चाहो कर लेना, बट वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, तो वो एग्जाम्पल की तरह डिस्कस करूंगा। DCT में बच्चों अप टू 16, DCT2 अप टू 16, इतना बच्चों आप एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है। वो हम देखते हैं। इससे बच्चों वापस देखना, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है बच्चों, आज की कहानी में इतना ही।